In last lecture, we have studied how can we represent the standard half cell and standard cell. तो लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, इक्वेशंस देखी थी और कैसे हम ई डिग्री सेल फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। मैं आपको आज एक फोटो भेजूंगा जिसमें 5 डिफरेंट एक्सरसाइज है, सेम टाइप के क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करना। आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोड। गिव द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की टाइप्स और उसके एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों, इलेक्ट्रोड जो होते हैं, electrodes are classified on the basis of different 3 manners. इलेक्ट्रोड 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन, मींस आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवनेस, मतलब रिएक्टिविटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन। So electrodes are classified on the basis of different 3 methods. First is according to oxidation and reduction, means type of reaction. Second is on the basis of electric charge, and third one on the basis of activeness or reactivity. Very simple. According to oxidation reduction on electrode में याद रखो, oxidation हो उसे एनोड कहते हैं और रिडक्शन हो उसे कैथोड कहेंगे। ए ओ कैर, मतलब कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से याद रखो, जिस पे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड है, जिस पे रिडक्शन हो वो कैथोड है। इतना ही नहीं, सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रोड की 2 टाइप्स होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से 2 मेन टाइप्स होती है। पहली टाइप का नाम है नेगेटिव और दूसरा आएगा पॉजिटिव। आपको पता था कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कैथोड पे से इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसलिए कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। तो चार्ज के हिसाब से 2 टाइप्स होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड या फिर एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोड। उसमें 2 टाइप्स है, एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट, मतलब इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो तीसरी टाइप को हमें डिटेल में पढ़ना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन अकर्स ऑन द सरफेस। आपको याद है गैल्वेनिक सेल में जिस हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हो उसे एनोड कहेंगे, जिस हाफ सेल पे रिडक्शन हो उसे कैथोड कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ 2 टाइप्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो वो हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो गैल्वेनिक सेल में आपको पता है एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव। आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में जिंक वाला नेगेटिव एंड कॉपर वाला क्या था, पॉजिटिव। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल से हैं। आगे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, एक्टिवेशन, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड की 2 टाइप होती है, एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड, सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। जो इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उनको एक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो उन्हें एक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाएगा।
और जो इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, they are not taking part in reaction but just providing the surface, so it is known as inert electrode. बराबर। आपने डेनियल कोच देखा था ना, वहां पे जिंक मेटल स्ट्रिप पर से सॉल्यूशन में जाके बनाती थी Zn2+, ओके। और सामने क्या होता था कैथोड हाफ सेल में, सॉल्यूशन का Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वहां डिपॉजिट होता था। तो वो क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हुआ कि नहीं। तो उनको बोलते हैं बच्चों एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स। लिखा है इन सेल इलेक्ट्रोड विच शोस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। कोई भी गैल्वेनिक सेल में अगर वेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वैसे इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। If active metal during the reaction gets dissolved, जैसे आपको पता है जिंक डिसॉल्व हुआ था, तो it dissolves in solution. In such cases the weight is reduced. डेनियल सेल में आपको पता है जिंक का वेट कम हुआ था। And if during the reaction of ions of solution experience the reduction reaction and get reduced, convert into metal particle which should be deposited on the electrode. आपको डेनियल सेल याद होगा कि कैथोड हाफ सेल में सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, और सॉल्यूशन का Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट कहाँ हुआ, कैथोड पे ना। तो सॉल्यूशन में से पार्टिकल बनेंगे, पार्टिकल डिपॉजिट होगा मेटल स्ट्रिप पे, तो वेट क्या होना है, इंक्रीज। इसलिए लिखा है इन सच सर्कमस्टेंसेस द वेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड दे आर टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन। तो ऐसे को कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एग्जांपल है कि डेनियल सेल की रिएक्शन आपको याद होगी, जिंक डिसॉल्व होके बनाता था Zn2+, तो वो एनोड एक्टिव। कॉपर डिपॉजिट होके बनाता था Cu सॉलिड, तो बच्चा वो क्या होगा, कैथोड रिडक्शन। तो डेनियल सेल के दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अंडरस्टूड, ठीक है। सो इन सेल इलेक्ट्रोड विच शोस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वेट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। इफ एक्टिव मेटल ड्यूरिंग द रिएक्शन गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, इन सच केसेस वेट इंक्रीजेस। अरे यार सीधी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि एनोड पे जो होगा वो मेटल डिसॉल्व होगी तो वेट कम होगा, और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें उल्टा है, सॉल्यूशन का आयन पार्टिकल बन के उस पर डिपॉजिट हुआ तो एनोड पे वेट डिक्रीज होगा, कैथोड पे इंक्रीज होगा। तो इन सबको क्या कहेंगे, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। चलो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो जिस इलेक्ट्रोड का खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा लेकिन उसकी सरफेस पे सबका होता है तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड इनर्ट। પોતાનું ના થાય પણ એની ઉપર આખા ગામનું થાય તો એને શું કહેવાય, એક્ટિવ ઇનર્ટ ઇલેક્ટ્રોડ. ઓકે, so students, the electrode in the cell reaction provide only its surface, but do not take part in the reaction, is termed as inert electrode. उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जैसे प्लेटिनम जैसी मेटल हो या ग्रेफाइट जैसा नॉन मेटल हो तो इन सभी को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब भी कोई भी हाफ सेल में कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो तभी आपको जरूरत पड़ेगी इनर्ट इलेक्ट्रोड की, समझे। जब भी रिएक्शन के कंपोनेंट्स गैसियस या लिक्विड फॉर्म में हो तब आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब आपको पता है कि वहां से हाइड्रोजन गैस पास करना है हमें, बराबर। तो गैस रिएक्शन में जाएगा कैसे, सरफेस तो चाहिए ना,
इसलिए हमने प्लेटिनम प्लेट ली थी और इसीलिए प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उसमें याद रखो वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो एक्टिव मेटल, और इनर्ट में याद रखो प्लेटिनम मेटल, ग्रेफाइट नॉन मेटल, only providing the surface, they do not undergo either oxidation or reduction. They do neither oxidation nor reduction. So this is classification of different electrodes. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड तो आपने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहेंगे EMF। पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहेंगे EMF। तो बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी आपको स्टैंडर्ड वर्ड बोला हो ना, तो याद रखो टेम्परेचर मस्ट बी 298 केल्विन, प्रेशर मस्ट बी 1 बार, and concentration of constituent particle must be 1 molar. तो लिखेंगे standard condition means at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure of gases and 1 molar concentration of solution, the reduction potential of electrode is called standard electrode potential, which has volt unit. Okay, so 298 Kelvin temperature, 1 बार प्रेशर ऑफ गैसेस और 1 मोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इसे हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं बच्चों, EMF, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके यूजेस कौन से हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। बराबर, हमारी बुक में एक बड़ा सा पैराग्राफ आधा पेज भर के दिया है, लेकिन एग्जाम्पल से समझोगे तो याद रख पाओगे। देखो इसमें समझना ज्यादा लिखना कम है। पहले लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ EMF सीरीज, उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजफुल होता है। पहले मैं आपको बता दूं EMF सीरीज है क्या। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना वो है बच्चों EMF सीरीज। बराबर, डिफरेंट रिएक्शंस के रिडक्शन रिएक्शंस के पोटेंशियल को, डिफरेंट रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंट रिएक्शंस होगी, ओके, डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा जाए तो जो सीरीज बनती है उसे कहेंगे EMF सीरीज। सो स्टूडेंट्स, EMF सीरीज का मतलब क्या है मैं आपको याद करा दूं। If we arrange reduction, standard reduction potential of different reduction reaction in descending order, decreasing order, a series is obtained which is known as EMF series. उसे EMF series कहा जाता है। ओके, तो डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखोगे तो पूरी सीरीज बनेगी। उस सीरीज को कहते हैं स्टैंडर्ड EMF सीरीज। तो लिखा है when half cell reactions are arranged in descending or decreasing order of their standard reduction potential, then such series of half cell is known as EMF series. ओके, इतना याद रखो बच्चों। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, याद रखो, टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन एक्सपीरियंस करने की क्षमता या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं।
तो यहाँ देखो फ्लोरीन जो है, आपको पता होगा 11th में कहा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। इसलिए देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करोगे तो 2f माइनस बनेगा, तो उसका वोल्टेज है 2.87 प्लस में। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर F2 में देखने को मिलता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर F2 में देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ EMF सीरीज। तो ये सीरीज चिंता मत करो बच्चों, आपको याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। शायद एक आध दो वैल्यूज याद रख लो, कोई चिंता नहीं है। इस EMF सीरीज को अरेंज करा आपने, अब आप देखो उस पर से स्टेटमेंट बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, उसका वोल्टेज कितना है बच्चों? 0। द वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज 0। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से देखना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब आप देख सकते हो नीचे सबका नेगेटिव है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, बराबर। ऐसा लिखा हुआ है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ E डिग्री रिडक्शन इंडिकेट्स दैट these half cells are strong reducing agent than hydrogen। इसको समझाता हूं, दो स्टेप में समझिए। देखो एक साइड हाइड्रोजन है, उसके नीचे नेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं एग्जांपल लूं Fe का, तो Fe की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.44 माइनस में है ना, 0.44 माइनस में है। चलो आप ही बताओ, एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है और एक Fe2+ आयन का इलेक्ट्रोड है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? Fe का ना, मतलब उसको रिडक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट है? अपने ऑक्सीडेशन में, समझ रहे हो ना। जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, जैसे -0.44, उसको अपने रिडक्शन में इंटरेस्ट नहीं है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। उसको अपना क्या करना है? ऑक्सीडेशन। अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो सामने वाले का क्या होगा? रिडक्शन। सामने वाले का क्या होगा? रिडक्शन। तो अगर मैं Fe को हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से जोड़ूं, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा कैथोड की तरह और आयन बिहेव करेगा एनोड की तरह। क्यों? क्योंकि Fe का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट हैज नो इंटरेस्ट इन रिडक्शन। उसका इंटरेस्ट किसमें है? ऑक्सीडेशन। तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? एनोड। तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन करके कैथोड, बराबर। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से नीचे कोई भी हाफ सेल ले लो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में कम है। समझ में आया? ओके, मतलब उसको रिडक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, खुद का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन। इसलिए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से भी नीचे वाले सेल सभी के सभी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे गुरलीन है, वो सुबह नाश्ते में स्कूल में 8-10 पराठे लाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स जो है एक दो बहुत मजबूत फ्रेंड है, बराबर। तो वो 8-10 पराठे लाएगी तो 3-4 पराठे 5 पराठे उनकी खास फ्रेंड खा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फ्रेंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास है ज्यादा। अगर ज्यादा है तो फिर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बराबर, तो पराठे खा सकते हैं। सीधी बात है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई गुरलीन हैज अ गुड टेंडेंसी टू गिव समथिंग फूड टू अनदर पर्सन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी। हाँ, अब उससे ऑपोजिट बात करें, कोई नाश्ते में 2 ही पराठे लेके गया है और श्रावण महीने का सोमवार है, उसको एक ही टाइम खाने का है, तो वो क्या किसी को ध्यान में आने देगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसको खुद को ही रिक्वायरमेंट है, तो किसी और को क्या सपोर्ट करेगा?
समझ में आया? वैसे यहाँ देखो दूसरा स्टेटमेंट समझाता हूँ। 0 से ऊपर वाले की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। मैंने आयोडीन इलेक्ट्रोड लिया, आयोडीन, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? आयोडीन का। तो आयोडीन क्या बनेगा? कैथोड। और हाइड्रोजन क्या बनेगा? एनोड। याद रखो ईएमएफ सीरीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों होते हैं? ऊपर वाला कैथोड, नीचे वाला एनोड। सो आई मीन टू से दैट आयोडीन को अपने ही रिडक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो सामने वाले में थोड़ी ध्यान देगा। आयोडीन को अपने ही रिडक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो सामने वाले में इतना इंटरेस्ट रखेगा नहीं। और इसलिए आयोडीन इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। आयोडीन इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आयन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन and iodine is weak reducing agent then hydrogen gas electrode। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है। तो सीधा कंक्लूजन यहाँ पे दिया है, a negative E degree means the redox couple is stronger reducing agent than hydrogen couple, and positive E degree means a redox couple is weaker reducing agent देन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अंडरस्टूड? तो ये पहली एप्लीकेशन थी जो आपको याद रखनी है। ओके, सेकंड वन, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिडक्शन फॉर्म। सेकंड पॉइंट है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी एप्लीकेशन में सेकंड पॉइंट है to determine the stability order of reduction form। To determine stability order of reduction form, बराबर। तो to determine the stability of reduction form में सीधी बात है बच्चों। चलो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपने देखा अभी अभी मैंने आयोडीन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया। ओके, तो आप देख सकते हो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? आयोडीन का ना। और हाइड्रोजन का कैसा है? उससे कम। आयन का कैसा है? उससे कम। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा। तो आयोडीन का रिडक्शन फॉर्म I माइनस है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि I माइनस आयन इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन का रिडक्शन फॉर्म। ओके, विच इज मोर स्टेबल देन Fe का रिडक्शन फॉर्म। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा, उसकी रिडक्शन रिएक्शन इजीली होगी और उसका प्रोडक्ट कैसा होगा? स्टेबल। सीधी बात है। तो याद रखो, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल सो स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड कंपोनेंट इज हायर। स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड कंपोनेंट इज हायर, और इसलिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है Ag, Og, Qg, हाँ जी, Ag more than Cu more than H2 more than Fa। These are examples for that। तो लिखा है the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then its reduced form is more stable। उसका रिडक्शन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिन जिन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है उनके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसलिए हाइड्रोजन गैस से ऊपर था AgQg, तो Ag is more than, copper is more stable than hydrogen gas। उससे opposite, if the standard electrode potential is negative, then hydrogen gas is more stable than reduced form of species। हाइड्रोजन गैस से नीचे जाओगे तो वैल्यूज कैसी मिलती है? नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल। मैं वापिस वहां ले जाता हूं। चलो, ये हुआ बच्चों हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, बराबर। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से नीचे वाले नेगेटिव वैल्यूज वाले जो
हैं वैल्यूज, तो इन सभी का रिडक्शन फॉर्म कौन सा होगा? पीबी, एसएन, एनआई, एफई, सीआर, एचएडएन, H2, एल, एमजी, एनएस, सीए, के, एलआई। तो इन सभी की स्टेबिलिटी H2 से कैसी होगी? कम, क्योंकि वोल्टेज कैसी है? नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो सेकंड पॉइंट आप समझ गए होंगे। If the standard electrode potential is negative, then the hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. Okay. Now third one, to determine the strength as oxidizing and reducing agent. The strength of oxidizing and reducing agent, ये सभी के सभी EMF सीरीज पर डिपेंड है। मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूं। चलो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, मन में जोर से आंसर देना। ये फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, मतलब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। तो सामने वाले का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में? सिंपल लॉजिक है ना। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, मतलब उसको कुछ भी करके रिडक्शन करना है, खुद का रिडक्शन करना है। तो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हुआ बच्चों हाईएस्ट ओए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलो सीरीज में लास्ट वाले में जाते हैं। लास्ट वाले में क्या आएगा? लेट अस सी। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 3.05 है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 3.05 है, मतलब उसको कुछ भी करो रिडक्शन करना ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। आप रख के आओगे तो वापिस पहुंच जाएगा आपके वहां वापिस, मतलब उसको खुद का तो रिडक्शन करना ही नहीं है, बराबर। तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन की लिथियम की है, तो वो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन। और इसीलिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। रिडक्शन -3.05 है तो ऑक्सीडेशन +3.05 होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। कैसा होगा? हाईएस्ट, बराबर। तो उसको अपना ऑक्सीडेशन करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन। तो पूरी सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम। और इसलिए आपकी मोस्ट ऑफ बैटरीज में लिथियम आयन बैटरी होती है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एवर इन अवर केमिस्ट्री। ओके, तो देखो एक ही सेंटेंस में समझाऊं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसको अपना मजबूताई से रिडक्शन करना है, तो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट है तो वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन। सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लिखा है पॉजिटिव ई डिग्री। The standard electrode potential of fluorine is the highest in table, indicating that F2 has a maximum tendency to get reduced to F- ion. F2 कुछ भी करके F- बनने वाला है। Therefore, fluorine gas is the strongest oxidizing agent. वो कुछ भी करके खुद का रिडक्शन करेगा, तो सामने वाले के लिए क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे उल्टा F- ion is the weakest reducing agent. F- ion उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वो बनेगा weakest reducing agent। पहला सीधी बात है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो weakest reducing agent होगा ना।
ओके, समझ में आ गया? फिर से फ्लोरीन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो उसको अपना रिडक्शन कुछ भी करके करना है तो वो F2 में से इलेक्ट्रॉन 2 गेन करके F- बनाएगा, तो खुद का स्ट्रांगली रिडक्शन करेगा तो सामने वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन ना। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑन ए F- आयन क्या होगा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उससे उल्टा और ऑपोजिट जो मैंने आपको समझाया, लिथियम हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इंडिकेट करता है उसको रिडक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको अपना क्या करना है? ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन। ओके, तो इसलिए लिखा है लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसको खुद का ऑक्सीडेशन करना है। एंड lithium metal is the most powerful reducing agent in aqueous solution. aqueous solution में lithium ion strongest reducing powerful reducing agent होता है। तो थर्ड पॉइंट था to determine strength as oxidizing and reducing agent. ओके, चलो लास्ट पॉइंट, to determine the possibilities of reaction. इस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिएक्शन, जैसे आपको 11th में पढ़ाया था मैंने कि किसी की गोल्ड रिंग एसिडिक सॉल्यूशन में गिर गई है तो उसको चिंता करने की जरूरत है कि नहीं, कॉपर के वेसल में एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन हो, चिंता होगी कि नहीं, जिंक के वेसल में कॉपर मेटल डालो, टेंशन लेना है कि नहीं। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन भी हम ईएमएफ सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। The half cell with high standard reduction potential will give more reduction reaction with respect to less standard reduction potential, which gives reduction reaction. मैं आपको इस पूरे टॉपिक को शॉर्ट में समझाता हूँ। कैसे? देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड बनेगा, रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड बनेगा, बराबर। आपको पूछा जाए कि एल्यूमिनियम के वेसल में कॉपर सल्फेट रखें कि नहीं रखें, इसको समझने के लिए ईएमएफ सीरीज होनी चाहिए आपके पास। देखो, आपको पूछा ऐसे गया कि एल्यूमिनियम के वेसल में, एल्यूमिनियम उसके वेसल में, एल्यूमिनियम के वेसल में कॉपर सल्फेट रखे कि नहीं। देखो यहाँ पे है Cu2+ आयन, कॉपर सल्फेट। तो ईएमएफ सीरीज का एक फंडा है, आप याद रखना, ईएमएफ सीरीज का ऊपर वाले का रिडक्शन और नीचे वाले का ऑक्सीडेशन होता है, बराबर। आरओ सिस्टम याद रखने का। अब देखो, एल्यूमिनियम के वेसल में मैं सॉल्यूशन ऑफ कॉपर रखूं तो कॉपर के सॉल्यूशन में से रिडक्शन होके बनेगा कॉपर सॉलिड, और एल्यूमिनियम का वेसल है वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, इट विल डिसॉल्व इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व होता जाएगा, कॉपर डिपोजिट होता जाएगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट, मतलब एल्यूमिनियम के वेसल में कॉपर सल्फेट फिल नहीं किया जा सकता। ओके,